हाय की एक मध्यम आवाज हकीम साहब के होंठों से खारिज हुई और उसके बाद वो बेसुध हो गए। लेकिन मेरे हाथ नहीं रुके। गुलदान की मुसलसल ज़रबे में इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगा रहा था। इनके अहले खानदान ने इनकी चीखें और रंडी सुन ली थी। चुनाचे सब दरवाजे पर आ गए और बाहर से दरवाज़ा पीटा जा रहा था। फिर इस पर जोरदार ज़रबे पड़ने लगी और अचानक मुझे होश आ गया। मैंने इस मनूस मकड़ी को देखा, मगर अब इसका नामो निशान नहीं था। बाहर से लगने वाली ज़रबों ने दरवाजे की चिटखनी के स्क्रू उखड़ गए थे और बहुत से लोग अंदर दाखिल हो गए। फिर सब भयानक आवाज़ों में चीखने लगे। उन्होंने हकीम साहब का कुचला हुआ जिस्म देख लिया था। न जाने क्या क्या आवाजें सुनाई दे रही थीं। कौन क्या कह रहा था, मेरे हवास काबू में ना थे। दिमाग साए साए कर रहा था, शायद मुझे मारा भी जा रहा था, मगर बदन को चोट लगने का एहसास भी नहीं था। फिर मेरे चारों तरफ तारीकी छा गई। होश आया तो अस्पताल के एक बिस्तर पर था। देर तक समझ में नहीं आया। होश हवास बहाल हुए तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गुजरा हुआ वक्त याद आया और एक एक चीज याद आ गई। मैं वहशत ज़दा अंदाज में उठकर बैठ गया। इस मनूस खलीस जानवर ने मेरे हाथों हकीम सादुल्ला जैसे नेक इंसान को कत्ल करवा दिया था। इसके बाद क्या हुआ था वो सही तौर पर अब याद नहीं रहा था। फिर दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। किसी ने झांक कर अंदर देखा और फौरन ही दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद फिर खुला और एक पुलिस ऑफिसर कमरे में दाखिल हो गया। इसके पीछे चंद कांस्टेबल थे और एक डॉक्टर, एक नर्स। पुलिस ऑफिसर ने पुररोब लहजे में कहा, डॉक्टर साहब मुआयना कीजिए इसका, हम इसे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस होश में आ जाने का इंतजार था। जिस्म पर कोई ऐसी चोट नहीं है जिसका बाकायदा इलाज किया जाए। फिर भी मैं देखे लेता हूँ। इसने मेरा मुआयना किया और बोला, ठीक है इंचार्ज साहब, बिल्कुल ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अपने साथी कांस्टेबलों को इशारा किया और उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। मैं शशदर रह गया। खौफ से मेरा दिल बंद हो जा रहा था। होशो हवास इस वक्त बिल्कुल बहाल थे। किसी से कुछ कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे मेरे पास। बेचारगी के अंदाज में कमरे के दरवाजे से बाहर निकला तो ये देखकर दिल हलक में आ गया कि बाहर सभी मौजूद थे। माँ के चेहरे इस तरह मुरझाए हुए थे जैसे इन पर खिजा आ गई हो। वालदा साहबा मुझे देखकर पछाड़े खाने लगी। वालिद साहब ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। छोटी बहन दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ी और बोली, भाईजान भाईजान। लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सामने करते हुए कहा, नहीं बीबी, खुद को संभाले रखो, करीब आने की इजाजत नहीं है। ये मुजरिम है, ये कातिल है, इससे दूर रहो। बहन न जाने क्या क्या कहने लगी। मेरे कान एक बार फिर सनसनाने लगे थे। वालिद साहब बेचारे चेहरे से हाथ ही ने हटा पा रहे थे। मामू रियाज ने अलबत्ता हिम्मत करके मेरे करीब पहुंचते हुए कहा, फिक्र न करना मसूद मियाँ, हम तुम्हारी जमानत कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जिंदा हैं, जो कुछ भी बन पड़ेगा हमसे हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। मामू रियाज कहते रहे, लेकिन मैंने इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। माँ और बहन की कैफियत देखकर दिल फटा जा रहा था। मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया। मैं इंस्पेक्टर के रहमो करम पर था। कुछ देर के बाद हम थाने पहुंच गए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। इंस्पेक्टर चला गया और मैं लॉकअप में जमीन पर बैठकर दीवार से टेक लगाए गुजरे हुए वाकयात पर गौर करने लगा। अब इतना अहमक भी नहीं था कि इस भयानक सूरत हाल को नहीं समझ पाता। मैंने कत्ल किया था और बड़ी वहशत के आलम में किया था। हकीम सादुल्ला मेरे हाथों मारे गए थे। अगर मैं किसी से कहता कि इन्हें कत्ल करने वाला मैं नहीं था तो लोग हंसने के अलावा कुछ ना करते। चुनाचे ऐसी बातें करना ही हमाकत थी। दरवाजे के सामने मौजूद पहरा देने वाला संतरी मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। रात को मुझे सलाखों के पीछे से रोटी और सालन दिया गया और पानी का एक गिलास। मैं दिन भर का भूखा प्यासा था, लेकिन इन चीजों की तरफ रुख करने को भी जी नहीं चाह रहा था। बस तरह तरह के ख्यालात जी में आ रहे थे। पहरा देने वाले संतरी ने जब काफी देर बाद खाना इस तरह रखे हुए देखा तो चेहरे पर हमदर्दी सजाए मेरे पास पहुंच गया। खा ले बाबू खा ले, बुरा काम करते हुए कुछ नहीं सोचते तुम लोग, जुनून में इतने आगे बढ़ जाते हो और बाद में पछताते हो। मैंने उदास निगाहों से संतरी को देखा। हालात से बेखबर इंसान इससे ज्यादा और क्या कह सकता था। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, भाई इस वक्त भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा, तेरी मर्जी है। रात हो गई और मैं जमीन पर कंबल बिछाकर लेट गया। आंखें बंद करके ख्यालात की दुनिया में खो गया और इस वक्त जागा जब रोशन दिन निकल आया था। लेकिन ये रोशन दिन बड़ा तकलीफ देह महसूस हुआ। दिन के 12:30 बजे होंगे जब मैंने मामू रियाज को देखा। काले कोट में मलबूस एक साहब के साथ लॉकअप के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। इन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। मामू रियाज बहुत खुश मिजाज इंसान थे, हर वक्त हंसने हंसाने के आदि। लेकिन इस वक्त तो इनकी सूरत देखी न जा रही थी, जैसे अचानक बूढ़े हो गए हों। लड़खड़ाते कदमों से मेरे करीब आए। काले कोट वाले साहब ने कहा, कहो मियाँ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, मारा पीटा तो नहीं किसी ने तुम्हें? नहीं। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरा नाम जमीरुद्दीन है और मैं तुम्हारा वकील हूँ। देखो मियाँ, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। वकील ने कहा, मसूद मियाँ, हम तुम्हारी जमानत की कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब को सब कुछ साफ साफ बता दो। मैंने अजीब सी निगाहों से मामू को देखा और अपने जहन को टटोला। जुबान पर कोई बोझ नहीं था, दिमाग आजाद था, यानी जो चाहूँ कह सकता हूँ। लेकिन अब इस कैफियत से कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वो ही इतना था कि किसी खुशी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा था। मैंने बमुश्किल तमाम कहा, मेरा कुछ कहना बेमानी है मामू जान, मैंने आलमे होश में ये सब कुछ नहीं किया। तुम्हारी कैफियत क्या थी? मामू रियाज ने पूछा। बस होशो हवास नहीं थे, आपको इसका अंदाजा है। वकील साहब ने कहा, ये दौरे नहीं होते, तुम्हें ये दौरे पड़ते हैं, तुम्हें अपना जहन तारीख लगता है, हाथ पांव बेकाबू हो जाते हैं, फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता और ये भी पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? वकील साहब बोले और मैं ना समझने वाले अंदाज में वकील साहब को देखने लगा।
फिर वो बोले, यहाँ किसी ने तुम्हारा बयान लिया है? नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें बयान में यही कुछ कहना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? जी, मैंने कहा, और वकील साहब मुझे बताने लगे कि मुझे क्या बयान देना है। फिर ये दोनों चले गए। चलते हुए मामूर रियाज ने मुझे पुरसुकून रहने की हिदायत की। मैं इनकी कैफियत समझ रहा था। वो मेरे सामने खुद को संभाल रहे थे, लेकिन घर में क्या कोहराम मचा होगा मैं जानता था। 2:30 बजे के करीब मुझे लॉकअप से निकाला गया और इंचार्ज साहब के सामने पेश किया गया। यहाँ मैंने हकीम सादुल्ला के बड़े बेटे को भी देखा था, जो खुद गवर्नमेंट अफसर थे। मैंने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क कर कहा, सीधा खड़ा हो। इंस्पेक्टर ने मुझे चंद गालियां सुनाकर अपने नेक काम का आगाज किया। फिर बोला, ओए, क्या मौत पड़ी थी तुझ पर? क्या दुश्मनी थी सादुल्ला जैसे अल्लाह वाले से तुझे? मुझे इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर तो जंगली क्यों बन गया? मैं नहीं जानता साहब, कुछ दिन से मैं बीमार हूँ। अचानक मेरा दिमाग भारी हो जाता है, फिर मुझे कोई होश नहीं होता। ऐसी कैफियत कई बार हुई। मेरे वालिद साहब के हकीम साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मुझे इनके पास इलाज के लिए ले गए थे। हकीम साहब ने मुझे देखा और मेरे वालिद साहब से कहा कि वो मुझे इनके पास छोड़ जाएं। हकीम साहब के घर से मालूम किया जा सकता है। उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई थी। फिर रात का खाना उन्होंने मुझे अपने साथ खिलाया था और थोड़े थोड़े वक्फे से मेरी नब्ज देखते 2 बार उन्होंने मुझे दुआओं की पुड़ियां भी खिलाई थी। फिर रात को मेरी वही कैफियत हो गई और इसके बाद अस्पताल में होश आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे हैरत से देखा और फिर सादुल्ला के बेटे नईमुल्ला को फिर बराई हुई आवाज में बोला, ये तो केस ही बदल गया। नईमुल्ला साहब झूठ बकता है, ये बदमाश। इसने मेरे बाप को दीवानों की तरह मारा है, सारे बदन की हड्डियां तोड़ दी थी बदबख्त ने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भी नईमुल्ला है। इसे फांसी ना दिलवाई तो नाम नहीं। नईमुल्ला गैस के आलम में कहा, आप फिक्र न करें जी, हम इससे असल बात पूछ लेंगे। इंस्पेक्टर ने मुहर्रर से बयान लिखने को मना कर दिया और एक कांस्टेबल से कहा, मखदूम खान, इसे बंद कर दो, रात को 9 बजे ड्राइंग रूम में ले आना। मुझे दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया। शाम को 5 बजे मामूर रियाज फिर आए और मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझसे सूरत हाल पूछी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। इनका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया। मैं तो ड्राइंग रूम के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो समझ गए थे। चुनाचा फौरन ही चले गए। वो दोबारा नहीं आए। अलबत्ता रात को 9 बजे एक और कमरे में लाया गया था। इंस्पेक्टर साहब का मूड बहुत खुशगवार था। हंसते हुए बोले, वो असल बात उगल दे शहजादे, वरना ये ड्राइंग रूम का देखा है ना, बड़े बड़ों की जुबान खुल जाती है यहाँ। और यार बशीर, 2-4 निशान बना दे इसके मुंह पर। वो नईमुल्ला भी सरकारी अफसर है। असल बात क्या थी शहजादे, मैंने आपसे एक लफ्ज झूठ नहीं कहा जनाब। अदालत में भी यही बयान देगा, जो सच है हर जगह बताऊंगा। और जियारा शेर, मगर सुन, कल ने जब नईमुल्ला आए या इसके घर का कोई बंदा आए तो यही जाहिर करना जैसे तेरी ठीक ठाक फेंडी लगी है। उठते बैठते 2-4 आवाजें भी निकाल लेना। चलो भाई, इसका बयान लिखवाओ। मुहर्रर ने मेरा बयान लिख लिया, मगर इंस्पेक्टर साहब की ये मेहरबानी मेरी समझ में नहीं आई थी। अलबत्ता दूसरे दिन हकीकत वाज़ेह हो गई। ड्राइंग रूम का अजाब रोकने के लिए मामू साहब ने 10,000 खर्च किए थे। इस दिन सादुल्ला के दूसरे साहबजादे फहीमुल्ला साहब आए थे और मुझे इनके सामने बुलाया गया था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, जोड़ जोड़ तोड़ दिया है हमने इसका, मगर इसका कहना है कि इसने होश के आलम में ये सब नहीं किया। मारपीट से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर साहब, कानून से भरपूर सजा देगा। आप इसे आइंदा ना मारें। फिर अदालत से मेरा मजीद चंद रोज का रिमांड लिया गया। कत्ल, और वो भी ऐसे बेशियानी कत्ल के मुलजिम की जमानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता थाने के चंद रोज कयाम इंस्पेक्टर साहब ने मामू की खूब खाल उतारी। इसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। इस दौरान मेरी ज़हनी कैफियत नॉर्मल रही थी। मैंने अपनी हाल और मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा था। ये अच्छी तरह जानता था कि मैंने अपने हाथों से अपना घर तबाह कर दिया है। मेरा गुनाह मुझ तक ही रहता तो मैं खुशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, मगर सब लपेट में आ गए थे। अब वो लोग मुझे बचाने की कोशिश में रुपया पानी की तरह बहाएंगे और नतीजा जो होगा वो सामने था। दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन इस साधु के बारे में मैंने जुबान बंद रखी थी। मुझे खौफ था कि अगर मैंने किसी को इस बारे में बताया तो वो भी इस गंदी रूह का शिकार हो जाएगा। जेल की कोठरी की पहली रात बड़ी अजियतनाक थी। रात के 9 बजे एक और कैदी को इस कोठरी में भेज दिया गया जहां मैं था। ये एक 1.5 उम्र आदमी था जो सूरत से ही गुंडा नजर आता था। इसने बस एक निगाह मुझे देखा था और फिर खामोशी से कंबल लेकर एक गोशे में जा पड़ा था। थोड़ी देर के बाद इसके खराटे उभरने लगे थे। वक्त गुजरता गया, लॉकअप में भी नींद आने लगी थी। फिर वहां के लोगों का रवैया भी बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ नींद उड़ गई थी। रात ना जाने कितनी बीत गई। चारों तरफ खामोशी सुनाटा था। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद पैरा देने वाले संतरियों के भारी जूतों की आवाज सुनाई दे जाती थी। साथ ही कैदी के खराटे दबाव को मजरूह कर रहे थे। जब ये खराटे नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो मैं अपनी जगह से उठकर इसके पास पहुंच गया। मैंने इसके शाने को हिलाते हुए कहा, भाई ये खराटे बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही। खराटे रुक गए। साथ ही कैदी ने चेहरे से कंबल हटा दिया। वो अपनी चमकदार सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था और इसके होंठों पर मकरूह शैतानी मुस्कुराहट फैल रही थी। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। आह, वही नापाक साधु था। पहले मदकूक बल्ब की रोशनी में इसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। इसने कंबल हटाया और उठकर बैठ गया। हालांकि पहले मैंने इस कैदी को देखा था, वो ये ना था। इसकी करी आवाज उभरी, कहो मियाँ जी, दिमाग ठिकाने आया या नहीं? जलील कुत्ते शैतान, यहाँ भी आप मरे। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। वो हंसता रहा, बोला, हम कहाँ नहीं जा सकते मियाँ जी, पर लगे हैं, लेकिन तुम्हारी दुम अभी टेढ़ी की टेढ़ी है। तूने आखिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक जरा सा काम कहा था तुमसे, हमारा कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अब भी कुछ ना बिगड़ा मियाँ जी, बात हमारी मान लो, हमें भागन द्वार पहुंचा दो, भगवान की सौगंध सब ठीक हो जाएगा। तू गलीज नापाक कुत्ते इस पाक मजार पर जाकर क्या करेगा? ये तुम्हारी समझ में ना आएगा मियाँ जी। तुम बस हमारा
काम कर दो और फिर मजे करो। ऐसे ऐश करोगे कि जीवन भर दुआएं दोगे हमें। खुदा की कसम, अपने माँ बाप की कसम, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे नापाक वजूद को इस पाक जगह कभी नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा अहद है। तू फिर हम भी तुम्हें बता दे मियाँ जी, ऐसा हाल कर देंगे तुम्हारा हम कि मौत भी तुमसे घबराएगी। जो कहा है वो करके दिखाएंगे। गलीज नापाक कुत्ते, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उचक कर इसकी गर्दन पकड़ ली। उसके मुंह से दिलदोज चीखें निकलने लगी। मुझ पर जुनून सवार था। मुझे बाहर संतरियों की चीखों पुकार भी नहीं सुनाई दी। वो अंदर घुस आए थे और इसे गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसमें नाकाम थे। फिर शायद मेरे सर पर जरबे लगाई गई थी और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। न जाने कब होश आया था। सर फोड़ा बना हुआ था, आंखों के सामने बार बार तारीकी छा जाती थी, बुरी तरह सर चकरा रहा था। पास किसी कदर काबू में आए तो महसूस किया कि किसी बिस्तर पर हूँ और पैरों में फौलादी बेड़ियां पड़ी हुई हैं। वो कैदी मेरे हाथों हलाक हो गया था जिसका मुकदमा जेर समात था। मुझ पर एक और कत्ल का मुकदमा कायम हो गया था। जेल के हुकाम सख्त परेशानी में गिरफ्तार हो गए थे और बड़ी लेदे हो रही थी। संतरी ने मेरे सर पर जोरदार जरबे लगाकर कैदी को मुझसे छुड़ाया था, मगर इस वक्त तक इसका दम निकल चुका था। मेरा सर बुरी तरह फटा हुआ था और जेल के अस्पताल में मेरा इलाज हो रहा था। हर आंख में मेरे लिए नफरत थी। कई दिन तक जेल और पुलिस के हुकाम में घिरा रहा। डॉक्टर तक मुझे नफरत की निगाह से देखते थे और किसी के दिल में मेरे लिए हमदर्दी नहीं थी। फिर मेरा बयान लिया गया। एक पुलिस अफसर ने पूछा, गुलाम खान को तुम कब से जानते थे? कौन गुलाम खान? जिसे तुमने कत्ल कर दिया। मैं किसी गुलाम खान को नहीं जानता। फिर तुमने इसे क्यों कत्ल किया? मैं नहीं जानता। इससे पहले कितने कत्ल किए हैं? बेकार बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैंने झुलाए हुए लहजे में कहा। पुलिस अफसर ने गुराए हुए लहजे में कहा, दो बेगुनाह को कत्ल किया है तुमने, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने तल्ख निगाहों से पुलिस अफसर को देखा और कहा, मेरा जो अंजाम हो रहा है पुलिस ऑफिसर, वो शायद बहुत अच्छा है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इसने कहा और मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। पुलिस ऑफिसर मुझसे तरह तरह के सवालात पूछता रहा और मैंने इसे उल्टे सीधे ही जवाब दिए। पुलिस के जवान हर वक्त मेरे कमरे के सामने रहा करते थे। डॉक्टर भी आता तो पुलिस की निगरानी में मुझे खतरनाक और जुनूनी करार दिया गया था। इस बार जिस कोठरी में पहुंचाया गया था, इसमें सिवाय मेरे और कोई नहीं था। कोठरी के खुरदरी जमीन पर लेटे हुए मैंने ठंडी सांस ली और सोचने लगा कि अब क्या होगा। जो कुछ हुआ था और इस कैदी को हलाक करने की जो वजह थी, वो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई थी। बताता भी तो कौन यकीन करता। ये कहानी तो सिर्फ एक शख्स ने सुनी थी और वो किसी और को सुनाने के लिए जिंदा नहीं रह गया था। बेचारे हकीम सादुल्लाह, इनका तस्वुर ज़हन में आता तो दिल बुरी तरह दुखने लगता था। एक नेक आदमी का ये अंजाम जो मेरे हाथों हुआ था, वैसे खुशी तो नहीं हो सकता था। मनहूस साधु, कहाँ से तू मेरी जिंदगी में शामिल हो गया? क्या कसूर है मेरा? फिर तकरीबन इस वाक़ये के 14 दिन बाद मामूर रियाज मेरे पास आए। पुलिस के जवान मुझे हथकड़ियों और बेड़ियों में लिए हुए जब मुलाकात की जगह पहुंचे तो मैंने दूर ही से मामूर रियाज को देख लिया। मेरी आंखें शर्म से झुक गई। कोई भी तो कुछ नहीं जानता था मेरे बारे में। मामूर रियाज बेचारे पहले ही की मानद परेशान हाल नजर आ रहे थे। अजीब सी निगाहों से मुझे देखते रहे, फिर फूट फूट कर रो पड़े। मेरी भी आंखों से आंसू रवां हो गए थे। मामूर रियाज की मोहब्बतों को मैं जानता था। अब्बा और अम्मी का क्या हाल है मामू साहब? सब जिंदगी का बोझ खींच रहे हैं। सारा किया धरा चौपट हो गया है। भाई साहब बिस्तर से लग गए हैं। बाजी का जहनी तवाज़ुन खराब होता जा रहा है। वो यहाँ आने के लिए काबिल नहीं है। मैं तुझे ये बातें ना बताता, मगर क्या करूँ, मजबूरी है, बताना भी जरूरी है। एक बात कहूँ मामू साहब, यकीन कर लेंगे। कहो मसूद, कहो मेरे बेटे। मामू साहब ने दर्द भरे अंदाज में कहा, इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है मामू साहब। मैं बेगुनाह हूँ मामू साहब। जो मुझ पर तारी हो जाता है वो मुझसे ये सब कुछ करा रहा है। हकीकत यह है कि मामू साहब के इन दोनों अफराद को मैंने होशावास के आलम में कत्ल नहीं किया। ये बात हम एक एक से कहते फिरते हैं, मगर कोई नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील जमीरुद्दीन साहब भी बददिल हो गए हैं। वो तो ये केस ही लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बस कुछ सिफारिशें हैं जिनकी वजह से वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बात करेंगे। देखो खुदा क्या करता है। मामू साहब के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैंने कहा, मामू आप मेरी जगह घर का निज़ाम संभालिए। मैं तो समझता हूँ कि अब मुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकता। मामू रियाज बुरी तरह रो पड़े थे। बस इतना ही मौका मिल सका था हम लोगों को बात करने का। वैसे भी एक नापसंदीदा मुजरिम था। संतरियों ने मामू साहब को इशारों से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई, वक्त खत्म हो गया, घर ना बनाओ इसे अपना। वो लोग मामू साहब को धकेलते हुए बाहर ले गए और मैं बेबसी की निगाहों से अपने प्यारे मामू की बेइज्जती देखता रहा। जी चाह रहा था कि सर टकरा टकरा कर मर जाऊं, मगर शायद ये भी मेरे बस में नहीं रहा था। किसी इंसान की बेकदरी इसके लिए किस कदर दिलदोज हो सकती है, इसका अंदाजा कुछ साहिब दिल ही लगा सकता है। जादू सीख कर या सिफली इल्म का सहारा लेकर मैं अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहता था। ये गुनाह मेरा था और इसकी सजा बेहद तवील थी, बेहद तवील। कई बार रो रो कर खुदा से दुआ मांगी थी, तौबा की थी, लेकिन शायद मैं अपने जुर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मेरे लिए अभी बहुत तवील सजा थी। मामू रियाज बेपनाह पैसा खर्च कर रहे थे। अदालत में मेरा चालान पेश कर दिया गया। मुझ पर दोहरे कत्ल का जुर्म था। अलबत्ता मेरे वकील जमीरुद्दीन साहब ने अपनी मर्जी के खिलाफ मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। उन्होंने गालबन कुछ ऐसे दलाइल पेश किए थे कि जिनकी बिना पर मुझे पागल और खपती करार दे दिया जाए, लेकिन वकील सरकार इन्हें लोगों में से थे जो मुझे नफरत की निगाहों से देखते थे। इसने जज साहब से मेरे दिमागी मायने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म के दिमागी अस्पताल में मेरा मुआयना कराया जाए।
اور رپورٹ آئندہ پیشی پر ان کے سامنے پیش کی جائے۔ میرا دماغی معائنہ کرایا گیا اور میرے دماغی معائنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ڈاکٹر کا متفقہ فیصلہ تھا کہ میں دماغی طور پر ایک تندرست آدمی ہوں اور میرے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 سماعتیں اور ہوئیں اور پھر مجھے اس دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا۔ سزائے موت ہو گئی مجھے۔